Hello, students. Uh, Welcome in this session of topic simple equation for class 7 and 8 too. So, we will see the stepwise concept of simple equations. That is linear equation in one variable. So first of all, we should know about the topic what an equation is. एक इक्वेशन का क्या मतलब होता है? So student pay attention. See, a statement which involves variable, constant, mathematical sign and equal sign called an equation. मसलन किसी ऐसे स्टेटमेंट को जिसमें एक वेरिएबल हो, कांस्टेंट्स हों, मैथमेटिकल साइन हो और इक्वल साइन अवश्य हो, ये चारों चीज़ें जिस स्टेटमेंट में रहते हैं उसे इक्वेशन कहेंगे. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. सी x + 5 = 12. तो ये एक इक्वेशन है. क्यों? इसमें x वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट हैं, प्लस जो x और 5 के बीच में है वो मैथमेटिकल साइन है. तो ये चारों चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए ये इक्वेशन है. इसी तरह और भी उदाहरण है, जैसे 2x + 1/2 = x + 3/4. फिर तीसरा एग्जाम्पल है 3 × (2 - 5y) = -17. इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स 2m/-5 = m/2. नेक्स्ट एग्जाम्पल x - 2/3 = x + 4/5. ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये चारों चीज़ें मौजूद हैं: वेरिएबल, कांस्टेंट्स, मैथमेटिकल साइन और इक्वल साइन. ओके, सो ये इक्वेशन हैं सभी. अब इक्वेशन के दो हिस्से होते हैं. जैसे इक्वल साइन के बाएं हाथ तरफ की चीज़ें उसको LHS कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड. एंड इक्वल साइन के राइट में जितनी बातें लिखी रहेंगी, जितने टर्म्स रहेंगे, उसको हम लोग RHS कहेंगे, राइट हैंड साइड्स. अब है कि इक्वेशन जब भी होता है तो इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए कहा जाता है. तो सॉल्व करने का क्या मतलब है? इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब उस इक्वेशन में जो वेरिएबल मौजूद है, जिसको आप देख रहे हैं कि किसी इक्वेशन में x हो सकता है, किसी में y होंगे, किसी में m होगा, t होगा. तो जो भी वेरिएबल उस इक्वेशन में है उसका मान निकालना. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द इक्वेशन. और वो मान फिक्स्ड होगा, क्योंकि वो ऐसा मान निकलता है जिसे फिर उस इक्वेशन में यदि पुट किया जाए तो दोनों तरफ का मान इक्वल हो जाएगा, यानी LHS और RHS का मान बराबर हो जाएगा. So we have to find such a value of x or y or z, whatever the variable present in the question. That value of a variable is called equation, and this value of variable satisfies the equation. To satisfy the equation means when we put the value in the equation, then we have the equal value of LHS and RHS. उसी बात को कहते हैं कि हम अपने आंसर को चेक कैसे करेंगे
कि ये सही है या गलत है, टू वेरीफाई आंसर। तो उसका वही तरीका है कि जो x और y या z जिसका भी हमने वैल्यू निकाला उस वैल्यू को LHS में बिठाएंगे, उसका मान अलग निकाल लेंगे, फिर RHS ले लेंगे, उसमें भी यदि वैल्यू रिक्वायर्ड है XYZ मौजूद है तो उसकी जगह बिठा के उसका अलग से वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों वैल्यू इक्वल आया कि नहीं। यदि इक्वल आया तो इसका मतलब हम लोगों का आंसर सही है। इन दिस वे वी कैन वेरीफाई आवर आंसर। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ variable so obtained in the relevant equation, if both parts have equal value, then we say that our answer is correct. Okay student, so now let us proceed for further steps. इक्वेशन सॉल्व किया जाता है ये आपने सुना अभी। इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है ये आपने देख लिया। अब है कि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उस नियम में क्या होता है कि जो चीज़ें आपको लगता है कि हम LHS से RHS ले जाएं तो सुविधा होगी, या कभी RHS से LHS लाना होता है, तो इस बात को मैथमेटिक्स में एक टर्म कहा गया है जिसको कहते हैं ट्रांसपोजिंग करना, टू ट्रांसपोज द टर्म्स। It means to bring the terms either from LHS to RHS or from RHS to LHS, both bringing of terms from both sides, they are called transposing. इसके कुछ रूल है। रूल क्या है वो यहाँ दिखाया गया है कि LHS में यदि कोई पॉजिटिव टर्म है तो वो RHS जाएगा तो निगेटिव में लिखाएगा, उसी तरह निगेटिव वाले RHS जाएंगे तो पॉजिटिव लिखाएगा। इनटू वाला टर्म दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में लिखाएगा या बाय में लिखाएगा, और डिवाइड वाला टर्म या बाय वाला टर्म जब दूसरी तरफ जाएगा तो इनटू में लिखाएगा। और एरो देखिए आप दोनों तरफ लगाया गया है, मतलब ये दोनों तरफ से बातें सही है। यानी फर्स्ट टर्म पॉजिटिव टर्म को यदि आप RHS ले गए तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव के RHS वाले टर्म को जब आप LHS लाएंगे तो पॉजिटिव होगा, यानी वाइस वर्सा होगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अगेन वी सी फर्दर द नेक्स्ट पेज, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ स्टेटमेंट दिए रहेंगे और वो स्टेटमेंट होगा लैंग्वेज में, तो उसको हम अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यहाँ से हम लोगों के एक्सरसाइज का वर्कआउट शुरू होता है कि स्टेटमेंट गिवन है उसको हम अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो उदाहरण लेकर ही हम लोग समझ सकते हैं, जैसे यहाँ है ट्वाइस ऑफ ए नंबर y फ्रॉम which 5 is subtracted to give 9। तो यहाँ क्या करना है, इस वाक्य को एक बार दो बार पढ़कर सही अर्थ समझना है कि ये क्या कह रहा है। तो इसके कहने का अर्थ है कि किसी नंबर y के दो गुने में, ट्वाइस ऑफ ए नंबर y के दो गुने, तो y का दो गुना 2y हो गया, फ्रॉम विच जिससे 5 इज सब्ट्रैक्टेड, जिससे कि हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 9 मिलता है। तो इसका मतलब है कि 2y में माइनस करेंगे 5 तो इक्वल टू 9 होगा। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, सम ऑफ x एंड 2 इज डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 3। यहाँ क्या कहा गया है कि सम मतलब आप समझते हैं प्लस होता है, तो x और 2 को प्लस करेंगे, यानी x प्लस 2 लिखाएगा अलजेब्रिक फॉर्म में, और इट इज़ डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब बाय 5 कर देंगे, देन इट इज़ इक्वल टू 3, तो इक्वल टू डालकर 3 लिखेंगे। तो इन दिस वे
the algebraic form comes x plus 2 divided by 5 equals to 3. उसी तरह और भी उदाहरण है, 1/5 of a number z to which 3 is added gives 9. अब 1/5 क्या है? तो 1/5 है कि 1/5 से जब हम इंटू करेंगे किसको, ऑफ x को, तो 1/5x टू विच 3 इज एडेड, जिसमें 3 जोड़ा गया, तो 1/5x प्लस 3 गिव्स 9. गिव्स 9 मीन्स इक्वल टू 9, तो वो इक्वल टू 9 हो गया. इस तरह से हम लोग किसी भी इस दिए गए स्टेटमेंट को अलजेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं. थोड़ा सा उसके लिए वही है कि उस सेंटेंस के उसको समझना है. इसी का ठीक नीचे दिया हुआ है कि अलजेब्रिक फॉर्म दिया हुआ है अब आपको, और उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है. जैसे पहला उदाहरण है 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 3. तो आप इसको समझिए कि 2x क्या है. 2x है ट्वाइस ऑफ x. ट्वाइस मतलब 2 गुना, थ्राइस मतलब 3 गुना. तो ट्वाइस ऑफ x उससे 7 घटाते हैं, तो या तो आप 7 को पहले लिख दीजिए कि 7 इज सब्ट्रैक्टेड, कहाँ से घटाते हैं, तो 2x से. तो 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 3. ये आप लिख सकते हैं आसानी से. उसी तरह है दूसरा सवाल, 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर है y माइनस 3 इक्वल टू 15. तो पहले आपको ब्रैकेट को लिखना होगा कि ब्रैकेट में क्या चीज़ है. तो ब्रैकेट में है कि y में से 3 घटाया गया, या आप बोलिए 3 घटाया गया y से. तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, और उस पूरे दोनों चीज़ को 2 से इंटू किया गया एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, देन इट इज इक्वल टू 15. तो इस तरह से उसे ट्रांसलेट करना है स्टेप वाइज. सिमिलरली फिर और भी उदाहरण है, देखिए 2x प्लस 3 उसको 5/5 इक्वल टू 2. तो 2x प्लस 3 को पहले समझाइए कि 2x प्लस 3 क्या है. तो प्लस है तो इसका मतलब सम है. किसका सम है, 2x और 3 का. तो सम ऑफ ट्वाइस ऑफ x एंड 3, ये पूरी बात आ गई. व्हेन डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 2. तो ये हो गया आपका. फिर नेक्स्ट है 5 माइनस 3y इक्वल टू 7. यहाँ क्या हो रहा है कि 5 से 3y को माइनस कर, यानी पहले हम लोग माइनस वाली चीज़ को लिखेंगे कि किसको माइनस करते हैं, तो 3y को. तो व्हेन थ्राइस ऑफ y, 3y मीन्स थ्राइस ऑफ y, या 3 टाइम्स बोल सकते हैं, ट्वाइस को 2 टाइम्स बोलते हैं. तो व्हेन थ्राइस ऑफ y या व्हेन 3 टाइम्स ऑफ y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, देन इट इज इक्वल टू 7. तो ये इस तरह से आप स्टेटमेंट से अलजेब्रिक फॉर्म बना सकते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म से स्टेटमेंट बना सकते हैं. फिर हम लोग आगे बढ़ें. नेक्स्ट है कि स्टेप वाइज कैसे हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को. स्टेप वाइज सॉल्व करने का मतलब हुआ कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में जो आप इक्वेशन समझते हैं उस हिसाब से कि एक एक स्टेप को लिखते हुए कि कैसे आपने किसी चीज़ को हटाया, कैसे आपने x का मान निकाला. चूँकि आपको तो अल्टीमेटली x, y, z जो भी है वेरिएबल उसका मान निकालना है. तो उदाहरण लीजिए, जैसे पहला उदाहरण है x माइनस 5 इक्वल टू 2. अब आप सोचिए कि इसमें हम लोगों को x का मान निकालना है, जो x अभी किसके साथ है, -5. तो हम लोग जब तक इस -5 को नहीं हटाएंगे तो x निकलेगा नहीं. और -5 को हटाने के लिए, उसे हटाना मतलब काटना, काटने के लिए हमको +5 लिखना होगा. तब क्या होगा कि -5 + 5 कट जाएगा,
और हमें x मिल जाएगा। अब है कि +5 करेंगे तो केवल LHS में नहीं करेंगे, RHS में भी करेंगे। तो इस तरह से दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, x - 5 + 5 = इधर भी लिखेंगे 2 + 5, तो -5 + 5 कट जाएगा और x = इधर ऐड करके लिख देंगे 7। तो इस तरह से x 7 आ गया। यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। उसी तरह दूसरा सवाल है 2x + 7 = 13। यहाँ देखिए के लिए आप सोचेंगे कि किसको पहले हटाएं, +7 को या 2 को। तो पहले x हटता है, तो पहले आपको +7 हटाना है। और +7 कैसे हटेगा, जब आप -7 दोनों तरफ करेंगे। इसीलिए दूसरा स्टेप क्या होगा, 2x + 7 - 7, इधर भी आप लिखेंगे 13 - 7। इससे क्या हुआ, LHS में से +7 - 7 कट गया। तो अब आपका सवाल हो गया 2x = 6, क्योंकि 13 में से 7 माइनस हो गया। अब आप सोचेंगे कि इस 2 को हटाना है, तो 2 ये कैसा 2 है, तो ये 2 है इनटू वाला, क्योंकि 2 और x के बीच में इनटू साइन है, यानी ये इनटू वाला 2 है। तो इनटू वाले 2 को हटाने के लिए बाई करना होगा। तो ये 2-3 नियम आप जो पहले पढ़े कि प्लस वाले को हटाना है तो माइनस करेंगे, माइनस वाले को हटाना है तो प्लस करेंगे, इंटू वाले को हटाना है तो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड वाले को हटाएंगे तो इंटू करेंगे। तो यहाँ चूँकि इंटू वाला 2 है ये, तो इसे हटाने के लिए हमको दोनों तरफ बाई 2 करना पड़ा, और तब 2 2 कैंसिल हो गया। तो x का आंसर इधर 2 से डिवाइड किए तो 3 आ गया, 6 को डिवाइड किए। इसी तरह नेक्स्ट सवाल 3 इंटू ब्रैकेट 2y - 5 = 6। अब यहाँ आप फिर आपको समझ में आना चाहिए कि y निकालने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं हटाना, सबसे पहले एक्स्ट्रा चीज़ हटता है। तो ये 3 यहाँ से हटाइए, ये 3 कैसा इंटू वाला 3 है, तो दोनों तरफ बाई दीजिए 3 से, तो वो 3 कैंसिल हो गया। अब आपका सवाल हो गया 2y - 5 = 2, इधर 2 हो गया, इसलिए हम लोगों ने 2। अब हमको फिर एक्स्ट्रा -5 है, -5 को हटाने के लिए दोनों तरफ +5 कीजिए, फिर वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका सवाल हो जाएगा 2 = 7। अब ये इंटू वाला 2 हटाने के लिए फिर आप बाई कीजिए, तो लास्ट में आएगा y = 7/2। एक और सवाल लेते हैं जिसमें बाई है, और ये सवाल है y/5 m/5 है, m/5 = 3। तो अब आप देखिए m का मान निकालने के लिए हमको बाई 5 हटाना है, तो बाई 5 हटाने के लिए इंटू करना होगा। तो दोनों तरफ हम लोग 5 से इंटू करेंगे, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, LHS का ऊपर नीचे इंटू में है, और m निकल जाएगा 15। तो इस तरह से ये हुआ कि आप पहला स्टेप, राइट द फर्स्ट स्टेप टू रिमूव द या टू गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कि पहला स्टेप आप लिखिए कि कैसे आप वेरिएबल का मान प्राप्त करेंगे। ये शुरू में जब हम लोग इक्वेशन सीखते हैं तो इस तरीके का चीज़ें हम लोग अपनाते हैं, लेकिन जब हम लोग थोड़े फ्रीक्वेंट हो जाते हैं तब वो प्रोसेस लगाते हैं जो यहाँ दिखाया। जैसे आप देखिए सॉल्विंग वर्ड्स प्रॉब्लम, इसी में हम लोग ये भी देखेंगे कि अब फास्टली कैसे इक्वेशन सॉल्व होगा। यहाँ क्वेश्चन है कि when 5 is added to the twice of a number x, then it gives 25, then find the number x। क्या मतलब हुआ कि जब 5 को जोड़ा जाता है किसी नंबर x के ट्वाइस में, तो x का ट्वाइस तो आप समझ रहे हैं, x का ट्वाइस हो गया 2x, 2 से इंटू हो गया, और उसमें 5 ऐड किए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब 5 ऐड किए तो ये हो जाता है 25।
अब आपका इक्वेशन हो गया। अब आप सोचिए कि 2x है तो x का मान निकालेंगे हम लोग कैसे, पहले 5 को हटाएंगे। तो अब वो माइनस दोनों तरफ नहीं करेंगे, +5 है उसको बोलेंगे कि हम RHS ले आते हैं, तो RHS लाने से वो माइनस में हो जाएगा, जो ट्रांसपोजिंग में हम लोग सीखे। तो ये अब हो जाएगा 2x इक्वल टू 25 माइनस 5। उसके बाद 2x इक्वल टू 20 हो गया माइनस करने से। अब आप इस 2 को हटाएंगे तो ये 2 RHS में आएगा, तो इंटू वाला 2 है तो बाई में होगा, तो x निकल जाएगा 10। और x क्या है आपका, तो जो नंबर को लिखिए रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 10। दूसरा सवाल लेते हैं जिसमें कहा गया है कि द सम ऑफ 3 कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 36। क्या मतलब हुआ, सम माने प्लस, किसका प्लस, तो 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर। अब आप पहले सोच लीजिए कि 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर कौन हुआ, तो जैसे 4, 5, 6, या आप 10 लीजिएगा पहला तो 10, 11, 12, कहीं से भी आप 3 लगातार लीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे आपने 4, 5 और 6 लिया तो पहला जितना है उससे दूसरा वाला 1 ज़्यादा है, और पहला से तीसरा वाला 2 ज़्यादा है। यानी पहला यदि x मान लें हम लोग तो दूसरा 1 ज़्यादा है, यानी x+1 हो जाएगा। और तीसरा जो है वो पहला से 2 ज़्यादा है, यानी x+2 हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ माने हैं कि लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x, then other 2 consecutive positive integers are x+1 and x+2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों को जब जोड़ते हैं तो 36 होता है। तो यानी क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस x+1 प्लस x+2 इक्वल टू 36। अब देखिए कि लाइक टर्म प्लस होता है तो x 3 जगह है तो प्लस होके वो 3x हो गया, और 2 और 1 मिल के 3 हो गया। तो यानी सेकंड स्टेप क्या हो गया, 3x प्लस 3 इक्वल टू 36। अब आपको इक्वेशन आ गया। अब आप आराम से पहले +3 को RHS ले आइए तो वो -3 हो जाएगा, यानी 3x तब किसके बराबर हो जाएगा, 33। अब आप x निकालने के लिए इंटू वाला 3 को दूसरी तरफ ले जाइए तो वो बाई में हो जाएगा, तो ये कट के 11 हो गया, यानी आपको x का मान निकल गया। x क्या था, पहला इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर आपका 11 है। दूसरा कौन था, x+1 यानी 11 + 1 यानी 12। तीसरा कौन था, x+2, x आपका 11 है तो 11 + 2 13 हो गया। यानी आपके वो तीनों कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन थे, तो 11, 12 और 13। सो स्टूडेंट यहाँ आकर जितनी भी जानकारी की चीज़ें हैं जिसको कॉन्सेप्ट कहते हैं इस टॉपिक का, वो यहाँ आकर समाप्त होता है। और उम्मीद करते हैं हम कि सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ इससे बहुत सारे सवाल हम एक्सरसाइज का बना सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगी फिर आप एक बार 2 बार वीडियो देख लें। हाँ, लेकिन यदि आपको ये लगता है कि ये हमको काफ़ी मदद करेगा, हाँ बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे टॉपिक में, फिर बातें होगी। टिल देन इट्स गुड बाय।